यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर का फॉर्मेट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है, पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन पेपर से MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा कहाँ पर कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस पेपर के जो सेक्शन है, जो आपका MPCHO वालों का जो भी सिलेबस आया है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस के पूरे टॉपिक यहाँ पे आपके वो तो कवर होते ही होते हैं। साथ ही साथ जिनका 3 दिसंबर को उड़ीसा के लिए पेपर है, झारखंड के लिए पेपर है, उन लोगों के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जस्ट बिकॉज जिनका MPCHO में पेपर है उनको माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन जब उड़ीसा वालों का पेपर हो रहा है तो आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि यदि आपको माइनस मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में तो आपको आंसर किस तरीके से करना है। क्योंकि आपको उड़ीसा वाले जो पेपर दे रहे हैं OMR बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, CBT नहीं है, OMR बेस्ड है, जिसमें आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, पेपर दिया जाएगा आपको। इसी तरीके से आपको OMR आंसर सीट में अपने आंसर पुट करना है। लेकिन MPCHO वालों का CBT बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपका, जो कि आपका दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है जो हो सकता है। तो यहाँ पर इस पेपर में जो सेक्शन है वो क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, प्रोफेशनल ट्रेंड, नर्सिंग रिसर्च, मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सब यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट। CHO के पेपर्स लेना चाहते हैं, अदर स्टेट CHO पेपर लेना चाहते हैं, या फिर ANM के पेपर्स लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। सभी पेपर का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है जिससे आपको प्रिंट आउट लेना भी इजी रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पेपर में, ये सेम एज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नर्सिंग ऑफिसर का उड़ीसा ने पेपर लिया था, वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, बट 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है यहाँ पर, आइरिस इज अ पार्ट ऑफ। तो आइरिस एक भाग है। सबसे अच्छी चीज़ इस पेपर की ये है कि पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश में है, दोनों साइड आपको आई थिंक प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइरिस किसका पार्ट है, स्क्लेरा का, कोरोइड का, कोरोइड एंड रेटिना का, या फिर स्क्लेरा एंड कोरोइड का। तो आइरिस है जो कहाँ का पार्ट है, ये तो सबको पता है, जो भी यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है सब आँखों से रिलेट करता हुआ है। और जो आइरिस है ये कहाँ का पार्ट है, ये है स्क्लेरा एंड कोरोइड का। कहाँ का, स्क्लेरा एंड कोरोइड का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द ब्रिम ऑफ एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज ऑफ विच शेप। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है इसकी जो ब्रिम है किस शेप की रहेगी। ऑप्शन में किडनी, राउंड, हार्ट या फिर ओवल शेप। तो यहाँ पर आपने टाइप ऑफ पेल्विस पढ़ा है, क्या है, टाइप ऑफ पेल्विस पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ पेल्विस होते हैं कितना, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिप्लॉइड। जो आइडियल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कंसीडर की जाती हैं वो कौन सी पेल्विस है, वो है गायनेकॉइड पेल्विस। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, क्या है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, एक इसकी जो ब्रिम है मतलब जो इंटरनल एरिया है वो किस तरीके का होगा। जो यहाँ पर एंथ्रोपॉइड पेल्विस है इसकी ब्रिम कैसी होती है, इसकी ब्रिम होगी ओवल शेप में। कैसी, ओवल शेप में। एंथ्रोपॉइड का पूछा है तो किस तरीके की यहाँ पर ब्रिम होगी, तो वो होगी ओवल शेप की। सबसे ज़्यादा जो, या फिर हम ये कहेंगे कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, वो कौन सी होती है, गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि जो ब्रिम है यहाँ पर, यदि अदर में पूछते हैं कि गायनेकॉइड में, तो गायनेकॉइड का जो ब्रिम शेप होता है कैसा होता है, ये होता है वाइडर ब्रिम। कैसा, वाइडर ब्रिम। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, एंथ्रोपॉइड की। तो एंथ्रोपॉइड में कैसी होगी, ओवल शेप में। और जो एंड्रॉइड है इसकी होगी हार्ट शेप में। यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझना इजी रहे। तो ये है यहाँ पर एंड्रॉइड,
कौन सी, एंड्रॉयड पेल्विस। तो इस एंड्रॉयड पेल्विस में तो ये क्या है, एंड्रॉयड पेल्विस। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हार्ट वाली जो हार्ट शेप ब्रेम है किसकी है, एंड्रॉयड की, इसकी एंड्रॉयड की। और यदि हम बात करें गायनेकॉइड की और एंथ्रोपॉइड की, तो एंथ्रोपॉइड की होती है ओवल शेप में, कैसी, ओवल शेप में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो ब्रेन का आपके जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है। ऑप्शन में है यहाँ पर सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर मेड्यूला। तो जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा होता है, तो ये होता है क्या, सेरिब्रम। क्या है यहाँ पर, सेरिब्रम, जिसको सबसे लार्जेस्ट पार्ट में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबी नोड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड इन द, तो जो एबी नोड है कहाँ पे स्थित होते हैं, राइट एट्रियम में, पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग कहलाएगी, मायोकार्डियम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये भी नोड कहाँ पर होते हैं, तो ये भी नोड होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में। कहाँ पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसीलिए मैंने पेपर आपके साथ सॉल्व किया है कि आपको ये हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन द ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, 5, 7, 9, 12 इतनी होती हैं। यहाँ पर आपको वर्टिब्रा की बात करें, आपको एग्जाम में आता है वर्टिब्रल कॉलम है जो, यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम में से सर्वाइकल पूछ सकते हैं, थोरेसिक पूछ सकते हैं, लंबर पूछ सकते हैं, सैक्रल पूछ सकते हैं। तो सर्वाइकल कितनी होती हैं, ये है यहाँ पर कौन सी, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, क्लियर, एंड लंबर तो वो होती हैं कितनी, 5, ये है लंबर। L3 to L4 के बीच में जो आपका स्पाइनल टेप और लंबर पंचर किया जाता है वो यहीं L3 to L4 के बीच में किया जाता है। तो आपको याद रखना है सर्वाइकल 7, लंबर 5 और 12 क्या है, थोरेसिक। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या है वो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, एसिडिटी से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर बाय आइसोफॉस्फेटिक एसिड, किससे आप पता करेंगे। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन सेम दिए गए हैं, दो ऑप्शन सेम दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कैसे सही अंदाज़ा लगाएंगे कि जो ऑक्सीजन है आपके हीमोग्लोबिन में प्रॉपर है या नहीं। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कनेक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा। जब आपको एनीमिया की कंडीशन होती है स्पेशली, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी आपको क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी, है जो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, थकावट होगी, वो इसीलिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जब आपके दो हैं तो यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ एन आई विच एक्ट्स लाइक अ डायफ्राम ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा, नेत्र के उस भाग को जो एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है वो क्या है, जो आपके आँखों में कौन सा हिस्सा है जो एज अ फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करेगा। ऑप्शन में है प्यूपिल, आइरिस लेंस या फिर कॉर्निया। तो फोटोग्राफिक कैमरा क्या कहलाएगा, या फिर आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, फोटोग्राफिक कैमरा ऑफ आई। क्या है, फोटोग्राफिक कैमरा ऑफ आई। तो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका क्या, आइरिस। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, तो मॉडर्न फिजियोलॉजी के जनक कौन है, W.R. कैनन, विलियम हार्वे, रेसे या फिर विचट, कौन है। विलियम विचट का नाम भी सुना है आपने, विलियम हार्वे का भी सुना है, W.R. कैनन का भी सुना है। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी पूछे गए हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कौन है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग
डिनोट्स द सीरीज ऑफ चेंज विच द हार्ट अंडरगोज ड्यूरिंग ईच बीट। तो यहाँ पर कौन सा हृदय में प्रत्येक स्पंदन के समय परिवर्तन श्रेणी को सूचित करता है? कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर, क्रेब्स साइकिल या फिर कार्डियक आउटपुट। तो क्रेब्स साइकिल तो एटीपी के लिए है। यहाँ पर क्या है, जो पूरी साइकिल होगी हार्ट का, जो एक बीट होगी हर एक बीट, वो कहलाती है कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन की हम बात करें तो ये होता है कितना, 0.8 सेकेंड। याद रखना है आपको, आ सकता है एग्जाम में। तो ये क्या है, कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट वन, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स द हार्मोन। तो कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम है जो, ये भी आ सकता है। कार्पस ल्यूटियम को कौन निकालेगा? कार्पस जो ल्यूटियम है क्या है, ओवरी के थ्रू सीक्रेट होगा। और ये कार्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। जो नॉर्मल एक टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन। या फिर नॉर्मल जो पीरियड साइकिल आती है उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, प्रोजेस्टेरोन। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, अभी तो हम 10वें क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको किसी ना किसी, आप CHO के 10 पेपर उठाइए किसी भी स्टेट के, और उनमें आप पूरे 100 क्वेश्चन मैच करके देखना कि आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टेस्टिंग डिसइंफेक्टेंट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विसंक्रामकों की जांच विधि नहीं है? सॉरी, कौन सी मेथड है जो टेस्टिंग के लिए यूज नहीं की जाएगी डिसइंफेक्टेंट्स के? रेडियल वॉकर टेस्ट, चिक मार्टिन परीक्षण, क्षमता कैपेसिटी टेस्ट, पॉल बुनेल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है जो नहीं किया जाएगा डिसइंफेक्टेंट्स को चेक करने के लिए, मतलब इनकी जो क्षमता है वो सही है या नहीं? तो होगा पॉल बुनेल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पॉल बुनेल टेस्ट। बाकी ये सभी किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा टेस्ट है, ये पॉल बुनेल टेस्ट। पॉल बुनेल टेस्ट जनरली जो मोनोन्यूक्लियस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? मोनोन्यूक्लियस के लिए है जो यूज़ किया जाएगा। एक तरीके का एग्लूटिनेशन टेस्ट है। बाकी ये तीनों टेस्ट हैं, जो तीनों टेस्ट हैं डिसइंफेक्टेंट्स की, जो हम ये कह सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए चेक किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम नेगेटिव कोकाई अरेंज्ड इन पेयर आर। जोड़े में व्यवस्थित ग्राम अग्राही कॉक्सी हैं। तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव कोकाई आपको बताना है जो कि पेयर में होते हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर निसीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन से हैं जो कि पेयर में रहेंगे? कौन से हैं यहाँ पर जो कि पेयर में होंगे? और वो है यहाँ पर निसीरिया मेनिंजाइडाइटिस। क्या है? मेनिंजाइडाइटिस, जो कि एक जोड़े में रहेंगे। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के आपको क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। दो तरीके का इम्यूनाइजेशन होता है, एक्टिव पैसिव, और एक होता है टॉक्साइड वाला जो टीटी वाला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है जो यूज़ किया जाएगा? HIV, BCG, DPT या फिर HTIG। ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरह काम करेगा? तो वो होगा HTIG, ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला क्वेश्चन है, आइडियली स्पेसिमेन फॉर कल्चर शुड बी कलेक्टेड। तो यहाँ पर आपको किसी टेस्टिंग के लिए क्या करना है? स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, कल्चर करना है। 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है कल्चर रिपोर्ट्स में। चाहे वो ब्लड में है जो 5 से 6 दिन तक वेट किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया डेवलप तो नहीं हो रहा है। वहाँ की यूरिन में 48 से 72 घंटे का टाइम लिया जाता है। तो सही टाइम क्या होगा? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंटीबायोटिक, बोथ A and B या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा यहाँ पर सही होगा? जब आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, चाहे ब्लड का कर रहे हो, यूरिन का कर रहे हो, बेस्ट टाइम होता है एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने के पहले का। क्योंकि यदि आपने एक बार एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर दी, एक बार आपने एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर दी, तो आपके जो बॉडी में जो डेवलप हो रहे हैं बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है,
वो डिस्टर्ब होगी और आपकी रिपोर्ट से जो फॉल्स भी आ सकती है। हो सकता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करें, लेकिन आफ्टर दैट एंटीबायोटिक आप बंद करें तो फिर से फीवर आ जाए, फिर से इन्फेक्शन हो जाए। मतलब है यहाँ पर कि आपको एक एक्यूरेट रिपोर्ट लाना है, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए है कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपको पता चलेगा कब, जब आपने ना कोई एंटीबायोटिक ली हो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी रिपोर्ट है जो इंटरप्ट हो सकती है। कब आपको आइडल टाइम है स्पेसिमेन कलेक्ट करने का? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट इज बेबीज बॉर्न टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर्स आर गिवन। तो हेपेटाइटिस बी से प्रभावित माताओं के बच्चों को क्या दिया जाता है? यदि माँ हेपेटाइटिस बी वाला इन्फेक्शन है उसको और जो उसका बच्चा हुआ है, तो आप उसको क्या देंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन ओनली, वैक्सीन ओनली, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीवायरल ड्रग, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीन, क्या देंगे आप उस बच्चे के लिए? तो जो बच्चा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड माँ से पैदा हुआ है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों दिया जाएगा। वैक्सीन तो दी ही जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, लेकिन साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द पर्पस ऑफ बेड मेकिंग इज टू। तो जो बेड मेकिंग है, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में खूब बेड मेकिंग की होगी, मैंने तो बहुत की। तो यहाँ पर बेड मेकिंग का क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है? प्रोवाइड रेस्ट एंड इंड्यूस स्लीप, गिव द वार्ड अ नीट अपीयरेंस, प्रिवेंट वेट सोर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? बेड मेकिंग फर्स्ट तो की जाती है कि जो भी पेशेंट रहा है आफ्टर दैट उसके जाने के बाद दूसरे को उसका इन्फेक्शन ना लगे, इसका एक एम तो ये होता है। दूसरा होता है कि अच्छी नींद है, अच्छा बिस्तर रहेगा, अच्छी नींद आएगी। वार्ड है जो नीट एंड क्लीन दिखेगा, बेड सोर से भी प्रिवेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो आंसर में आएगा कि पर्पस है, जो उद्देश्य है बेड मेकिंग का, ये क्या है? ये सभी है। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लेखन प्रलेखन प्रणाली है जो, इसमें सभी चीज़ें करेंगे किसी एक को छोड़कर। कम्युनिकेशन के लिए, रीइंबर्समेंट के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, कि प्रोवाइड कंफर्ट। क्या है जो नहीं आएगा इसमें? बाकी सब आएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आपने अपनी शिफ्ट दूसरे को हैंड ओवर करनी है, तो आपके पास पूरा रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए। जो जिन भी लोगों के जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में हैं, तो यदि वो एडमिट हुए आफ्टर दैट उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी रीएम्बर्स कराने के लिए जो भी उन्होंने हॉस्पिटल में पे किया है, क्वालिटी के लिए भी, लेकिन कंफर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंशियलिटी कम्स अंडर। तो गोपनीयता कहाँ आती है? एथिकल प्रॉब्लम ऑफ नर्सिंग के लिए, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रोसेस, या फिर प्री ऑपरेटिव केयर, किसके लिए? तो एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग जो हमारी नर्सिंग में हमें सिखाया जाता है कि नर्सिंग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है गोपनीयता। आपको एक पेशेंट का रिकॉर्ड दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। पेशेंट चाहे तो वो खुद से शेयर कर सकता है। यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कोई बीमारी छुपाना चाहता है तो भी आपको वो रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल रखनी है, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। तो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक कौन है? डोरोथिया डिक्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लेरा वार्टन, या फिर मैरी महोने, कौन है? तो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फादर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर वो भी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। डोरोथिया और ने तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट वन, लेकिन यहाँ पर डोरोथिया डिक्स कहा गया है। नेक्स्ट वन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज। तो विटामिन बी की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, बेरी या फिर मलेरिया। नाइट ब्लाइंडनेस होगा ए की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस होगा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। यदि विटामिन की बात करें हम तो आपको क्या कहना है? डी। नेक्स्ट है यहाँ पर बेरी, तो ये होगा विटामिन बी की कमी से। किससे? विटामिन बी की कमी से। मलेरिया तो विटामिन की कमी से नहीं होगा, मच्छर के काटने से होगा, फीमेल एनाफ्लीज के वाइट करने के कारण। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ द पेशेंट्स एक्चुअल प्रॉब्लम। नर्सिंग प्रोसेस के किस भाग में मरीज के वास्तविक समस्या के कथन का समावेश होता है? पेशेंट को क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रोसेस में पता चलेगा? असेसमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में, नर्सिंग डायग्नोसिस में कि प्लानिंग में? पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम तो फाइंड आउट होगी डायग्नोसिस में। किसमें? डायग्नोसिस में। प्लानिंग करेंगे आप इसके बाद, जब आपका डायग्नोसिस बन जाएगा कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आप कुछ प्लानिंग करेंगे। असेसमेंट में तो ओनली डेटा कलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा और इवाल्यूएशन होगा आपका लास्ट स्टेप। एग्जाम में आपको आता है फर्स्ट असेसमेंट, तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर गोल सेट किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, फिर प्लानिंग के बाद उस चीज़ को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब उस पर वो जो भी प्रोसीजर आप करना चाहते हैं वो होगा। लास्ट में आएगा आपका इवाल्यूएशन। क्या होगा, इवाल्यूएशन, निरीक्षण निकलेगा कि आपने मरीज की क्या केयर की है वो। नेक्स्ट इज वाइटल साइन इंक्लूड, तो वाइटल साइन में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, पल्स, पेन, रेस्पिरेशन, बीपी, बीपी, पल्स, टेम्परेचर या फिर पेन, टेम्परेचर एंड पल्स। वाइटल साइन आप खूब चेक करते हैं, फर्स्ट ईयर से ही आपको सिखाया जाता है। तो इसमें आता है आपका क्या क्या, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन, द वर्ड सेल्फ केयर डेफिसिट इज यूज्ड इन, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी है किसने, डोरिथ्या ऑरम ने। एग्जाम में आपको आता है कि खुद की केयर खुद करो, स्वयं की देखभाल की कमी है, जो थ्योरी है स्वयं की देखभाल की कमी किसमें, नर्सिंग डायग्नोसिस में, इम्प्लीमेंटेशन में, असेसमेंट में कि इवाल्यूएशन में, किसमें आएगी ये चीज़, ये आएगी आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस में। किसमें, नर्सिंग डायग्नोसिस में। और यदि थ्योरी पूछे CHO में मेनली थ्योरी का नाम पूछा जाता है, वो थ्योरी क्या है, वो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, एन एम्पुटेशन बेड इज ऑल्सो नोन एज, एम्प्यूटेशन बेड को और क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर बेड, ओपन बेड, स्टम्प बेड या फिर कार्डियक बेड। कौन से बेड के नाम से जाने जाते हैं एम्पुटेटेड बेड, तो वो होते हैं स्टम्प बेड के नाम से। नेक्स्ट वन ऑफ द स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज्ड एट होम, तो घर पर आप कौन सी स्टरलाइजेशन टेक्निक अपनाते हैं, बॉयलिंग, ऑटोक्लेविंग, केमिकल मेथड या फिर बाय फायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको घर पे कुछ भी स्टरलाइजेशन टेक्निक अपनाना है तो सबसे पहले आप गर्म पानी ही यूज़ करते, बॉटल धुलने से लेके गंदे कपड़े धुलने तक, तो वो क्या होगी, वो होगी बॉयलिंग। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल में बात करें तो वो होगी क्या, ऑटोक्लेविंग हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन, अस्थमा पेशेंट मेनली है, तो अस्थमा वाले मरीज में क्या होगा, बुखार आएगा, खांसी होगी, उल्टी होगी, कि सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होता है अस्थमा वाले मरीज में, अस्थमा वाले मरीज में न वॉमिटिंग होगी, न फीवर होगा, न खांसी आती बहुत कम, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है सांस लेने में दिक्कत होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, डिस्निया। क्लासिक साइन पूछे तो वो होता है वीजिंग, क्या है, घंटी जैसी आवाज़ों का आना, बीजिंग साउंड आएगा। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर पार्ट इन, कॉर्टेक्स और मेडुला किसका हिस्सा है, किडनी का, स्टमक का, स्किन का कि म्यूकोसा का, सबको पता है इसका पार्ट है, ये है किडनी का पार्ट। कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो दो अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं, दोनों की फंक्शनिंग भी अलग अलग है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडर्ड एज मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग, मेटा पैराडाइम जो नहीं है नर्सिंग का वो क्या है, पर्सन, डायग्नोसिस, इन्वायरमेंट या फिर हेल्थ। मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग क्या नहीं है, वो हो गए यहाँ पर डायग्नोसिस। क्या होगा, डायग्नोसिस। पहले आपको जब पता होगा कि जो यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है तभी आपको आंसर देना इजी रहेगा। मेटा पैराडिग्म, मेटा पैराडिग्म का मतलब है कि कोई ऐसा रीज़न जिसके कारण मरीज या तो ठीक होता है या फिर आप जो उसकी केयर करते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो वो होगा यहाँ पर मेटा पैराडिग्म में क्या होगा, डायग्नोसिस। जो चार कॉन्सेप्ट होते हैं मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग में, वो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा हेल्थ, चौथा नर्सिंग। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, चार होते हैं पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड लास्ट इज द नर्सिंग। ये आपको याद रखना है, आ सकता है मेटा पैराडाइम। मेटा पैराडाइम ऑफ नर्सिंग जो नहीं है वो क्या है, डायग्नोसिस। बाकी पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्स, चार होते हैं टोटल। नेक्स्ट वन, रूल ऑफ 9 इज यूज टू असेस। रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज किया जाता है, बर्न पेशेंट, पेशेंट हैविंग पेन, पेशेंट हैविंग फीवर या फिर पेशेंट हैविंग इंजरी। रूल ऑफ 10 का है तो क्लैप्टिक पैलेट वाले में यूज़ करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ 9 की बात की जा रही है तो ये बर्न पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
बॉडी सरफेस एरिया के लिए कि कितने % बॉडी जली हुई है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रूल ऑफ 9। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हैव, तो जो भी मेडिकेशन आप इंजेक्ट करते हैं उसके कितने राइट हैं यहाँ पर, 10 राइट, 6 राइट, 5 राइट या फिर 3 राइट। कौन कौन से यहाँ पर राइट होते हैं, तो यहाँ पर जो 10 राइट हैं, किसके 10 राइट हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कौन कौन से हैं आपको एग्जाम में आते हैं। 10 राइट होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट रीज़न, राइट टू रिफ्यूज़, राइट टू पेशेंट एजुकेशन और राइट इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर यदि एक साथ आपको इस तरीके से क्वेश्चन में आते हैं कि कितने होते हैं, तो वो है यहाँ पर टोटल 10 राइट। नेक्स्ट वन, साइन ऑफ शॉक इज इंक्लूडेड इन, तो सदमे का संकेत क्या है, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, फिर हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा यहाँ पर, तो यदि मरीज को क्या है शॉक लगे, क्या है मरीज को यदि शॉक लगता है तो क्या देखने को मिलेगा, बीपी लो होगा, साथ में उसकी जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो क्या हो जाएगी, हाई जाएगी, 100 से भी ज़्यादा, कितनी मोर देन 100, उससे ज़्यादा बीपी लो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, बर्निंग द यूज्ड आर्टिकल्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो मेथड है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकने में, वो है फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोते रहिए। नेक्स्ट वन, फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप इफेक्टिवली कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक, तो यदि हार्ट आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप करना बंद कर जाए तो वो कौन सा शॉक है, एनाफ्लेक्टिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्मिक या फिर सेप्टिक, कौन सा शॉक कहलाएगा। यदि आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप करना बंद कर दे तो ये शॉक कहलाएगा आपका हाइपोवॉल्मिक शॉक। नेक्स्ट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय, तो क्रोनिक डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात की जा रही है। यदि किसी को लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो क्या होगा, लिम्फोकाइनिन के द्वारा होगा, हिस्टामिन के द्वारा होगा, ब्रेडिकाइनिन के द्वारा होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, किसके द्वारा होगा, तो ये होता है लिम्फोकाइनिन के द्वारा, किसके द्वारा, लिम्फोकाइन के द्वारा। यदि क्रोनिक है, क्या है लंबे टाइम से, यदि तुरंत की बात करें हम तो वो होता है हिस्टामिन के कारण। यदि एक्यूट इन्फ्लामेशन के कारण आपको पूछते हैं तब आपको कहना है क्या, हिस्टामिन एंड, लेकिन यदि लंबे टाइम के लिए पूछा है तो वो क्या होगा, लिम्फोकाइन, जो कि डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर लिम्फोकाइन। नेक्स्ट वन, ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक एंड मोटर रिफ्लेक्सेस बिलो द इंजरी लेवल कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक, रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लगे और उसके नीचे का जो स्तर है वो अपने आप से नुकसान उसको पहुंचे तो एक किस तरीके का शॉक डेवलप कर सकता है, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्मिक, न्यूरोजेनिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आपकी नर्व इंजरी हो तो यहाँ पर आपको शॉक की कंडीशन डेवलप होगी, वो होगी न्यूरोजेनिक शॉक की। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी इज नोन एज, तो गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। तो ये तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जो यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया में याद रखें क्या है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है उसकी लेयर में इन्फेक्शन होना, उसको मेनिंग्स कहेंगे। ग्लोसाइटिस, टंग में है, टंग में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना। लेकिन यहाँ पर नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन मतलब किडनी, तो यहाँ पर क्या होगा, नेफ्राइटिस। नेक्स्ट इज एनीमिया कॉज्ड ड्यू टू द डैमेज एंड रिमूवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पेन इज, तो एनीमिया अपनी सामान्य जीवन अवधि के पहले लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान और निष्कासन के कारण होने वाला एनीमिया क्या कहलाता है, प्लास्टिक सिकल सेल, हीमोलाइटिक या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
जो एनीमिया, जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, लेकिन उन 120 दिनों के पहले ही वो डैमेज होके आपकी बॉडी से क्या होने लगे, रिमूव होने लगे, तो वो कौन सा एनीमिया की कंडीशन डेवलप करेगा, ये होगा हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज। तो एब्डोमिनल कैविटी में यदि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए तो क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस, एडिमा या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन है। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है यदि प्लूरल एरिया लंग्स वाले एरिया में, लेकिन यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी की बात की जा रही है, तो ये होगा यहाँ पर क्या, एसाइटिस। अब यहाँ पर इसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है, वो एसाइटिस। नेक्स्ट वन, हाइड्रोफोबिया मीन्स, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइड्रोजन या फिर फियर ऑफ फायर। तो ये पानी से डर लगना, जलांतक, हिंदी में देख लें आप, जहाँ आपको इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो, तो ये क्या है, जलांतक। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्लोज स्पेस में डर लगना। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्जिमा, तो एक्जिमा क्या है, सोरियासिस, स्किन कैंसर, एटोपिक डर्मेटाइटिस या फिर लेग अल्सर। क्या है, एक्जिमा। एक्जिमा है जो कॉमन स्किन कंडीशन होती है, बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम है, और ये क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज हंगर आर द सिम्टम ऑफ। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यहाँ पर क्वेश्चन देखें आप, बार बार यूरिन जा रहा है, मतलब क्या हो गया, पॉलीयूरिया। क्या है, पॉलीयूरिया। इंक्रीज थर्स्ट मतलब पॉलीडिप्सिया। क्या है, पॉलीडिप्सिया। इंक्रीज्ड हंगर मतलब पॉलीफेजिया। अब 3P साइन पूछे किसके हैं, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज, मलाइटिस, हाइपरटेंशन या फिर डायरिया। देखिए मैंने क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझाया। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन दैट मीन्स पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन पास कर रहे हैं। इंक्रीज थर्स्ट दैट मीन्स पॉलीडिप्सिया। इंक्रीज्ड हंगर दैट मीन्स बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सो इट्स मीन्स द पॉलीफेजिया। और ये तीनों साइन किसके हैं, मधुमेह के। किसके, मधुमेह के और डायबिटीज मलाइटिस के। तो आंसर आपका क्या होगा, डायबिटीज मलाइटिस। नेक्स्ट वन, द मेन रोल ऑफ अ नर्स इन एन ICU इज, तो ICU में नर्स का क्या रोल है, राउंड एंड क्लॉक केयर, मॉनिटरिंग, रीअश्योरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ICU में एक नर्स के सभी काम हैं, रीअश्योर करना, निगरानी करना, और जितने टाइम तक आपकी ड्यूटी है उसमें आपको झपकी लेके सोना नहीं है। नेक्स्ट इज ओपेसिफिकेशन ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड, तो आँखों के लेंस में अपारदर्शिता क्या कहलाएगी, पारदर्शी होना चाहिए। ओपेसिटी आ गई तो क्या है, कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, कैटरैक्ट या फिर ट्यूमर। क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कैटरैक्ट। क्या है, कैटरैक्ट। ओपेसिफिकेशन मतलब आँखों के ऊपर जो धुंधलापन छा गया है उसको क्या कहेंगे हम, कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन, कंजक्टिवाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय, कंजक्टिवाइटिस और रिसेंट में MP साइड तो ये बहुत फैला था, पिंक आई। क्या है, पिंक आई के नाम से जाना गया था, जिसमें आंखें रेड हो रही थी, आंखें आना जिसको कहेंगे। तो आंखें आने का मेन रीज़न क्या है, मैकेनिकल ट्रॉमा, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी रीजन हो सकते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा मतलब कुछ लगने के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें आ सकती। बैक्टीरियल वायरल तो कॉमन ही था। एलर्जिक, मान लीजिए आपको किसी तरीके के पेड़ पौधों से या कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो आपकी आंखें आने का मतलब आंखें का इन्फेक्शन नहीं, एक तरीके के रेडनेस होगी, आंखों से पानी आएगा, ईचिंग होगा, इरिटेशन होगा। तो ये सभी साइन किसके, कंजक्टिवाइटिस के। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इन ग्लूकोमा। आँखों में जो ऑक्यूलर प्रेशर है जिसको कहा जाता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ग्लूकोमा में कितना होगा, मोर देन 22 mm ऑफ Hg, लेस देन 22 mm ऑफ Hg, 100 to 200 mm Hg या फिर 0 to 10 mm ऑफ Hg। यहाँ पर IOP की बात की जा रही है। क्या है, IOP मतलब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। क्या है, IOP है जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की बात की जा रही है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 से 21 mm ऑफ Hg के बीच में। कितना,
10 से 21 mm ऑफ Hg के बीच में। लेकिन जब यही रेंज क्या है, यही रेंज बढ़ जाए, 21 से ज़्यादा चली जाए तो ये कंडीशन कंसीडर की जाएगी ग्लूकोमा में। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 21 तक तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन यदि इससे ज़्यादा जाता है आँखों का प्रेशर, इंट्राओक्युलर प्रेशर, तो कंडीशन किस में आएगी, ग्लूकोमा में। तो यहाँ पर IOP कितना होगा, 22 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर इज ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस्ड। तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि, अपरा मतलब प्लेसेंटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कहाँ पर होता है ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ऑक्सीटोसिन का जो मेन रीजन होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स ब्रेस्ट मिल्क के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना डिलीवरी के जो डिलीवर टाइम होता है उसमें, और ऑक्सीटोसिन यूज्ड किया जाता है PPH को प्रिवेंट करने के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कहाँ कौन रिलीज करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अकर विथ। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जिसको फॉल्स लेबर पेन कहा जाता है कहाँ नहीं होंगे, सब म्यूकस फाइब्रॉइड में, प्रेगनेंसी में, हेमेटोकॉल्प्स या फिर हेमेटोमेट्रा। किस केस में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, प्रेगनेंसी में तो होते हैं सबको पता है। हेमेटोकोल्पस क्या है, हेमेटोकोल्पस। तो हेमेटोकोल्पस का मतलब क्या होगा, हेमेटोकोल्पस का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है प्यूबर्टी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या है एक तरीके से इकट्ठा होके जमा होगा वेजाइना के यहाँ पर, तो इसमें भी आपको जो लिवर पेन टाइप का लगेगा लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है हेमेटोकोल्पस। हेमेटोमेट्रा क्या है, हेमेटोमेट्रा इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हेमेटोमेट्रा के केस में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हेमेटोमेट्रा में भी कलेक्शन होगा ब्लड का कहाँ पर, यूट्रस में, कहाँ पर, यूट्रस में या फिर वेजाइनल सेप्टम के यहाँ पर। तो इन केस में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन टाइप से आपको फील होंगे, सब म्यूकस फाइब्रॉइड में नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन, पैग सेल्स आर सीन इन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, MP में आ चुका है 3-4 बार के एग्जाम में। पैग सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, वेजाइना, वल्वा, ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो ये पैग सेल्स पाई जाती हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, जो कि नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेक्रेटरी सेल है, ओविडक्ट या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है या फिर ओविडक्ट में पाई जाती हैं। और तीन तरीके की रहेंगी, नॉर्मल एंड 10% होती हैं जनरली, जितनी भी सेल्स हैं उनकी 10% नॉर्मल रहती हैं। तो आपको इतना याद नहीं रखना और ये याद रखना है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। तो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ पूछी है कितनी होती है, 20 mm, 40 mm, 45 mm या फिर 60 mm। तो एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल की हम बात करें तो सबसे कॉमनली क्या है, सबसे कॉमन जो UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, होता है फीमेल में। क्यों, क्योंकि इनके यूरेथ्रा की लेंथ है कैसी होती है, शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैन के। मैन में जो यूरेथ्रल लेंथ होती है वो एस शेप हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के रहने के कारण। तो यहाँ पर फीमेल यूरेथ्रा की यदि हम लेंथ की बात करें तो ये कितनी होती है, 40 mm तक। कितना, 40 mm। नेक्स्ट वन, पार्टोग्राफ इज फर्स्ट प्लान्ड बाय। पार्टोग्राफ किसने दिया था, रॉबर्ट जैकबसन, फ्राइडमैन या फिर चैडविक ने। तो पार्टोग्राफ दिया था फ्रीडमैन ने। किसने, फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन इन, तो वो होता है पार्टोग्राफ में ही। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परपीरियल इन्फेक्शन। परपीरियल इन्फेक्शन का जो कॉमन साइट का एपिजियोटोमी वुंड, प्लेसेंटल साइट, वेजाइनल लेसरेशन या फिर सर्वाइकल लेसरेशन। परपीरियल इन्फेक्शन का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेकर यदि 42 दिनों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो कहलाता है परपीरियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर ये इन्फेक्शन की कॉमन साइट है तो वह प्लेसेंटल साइट। क्या है, प्लेसेंटल साइट। नेक्स्ट वन, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट इज सीन अर्लीस्ट एट। भ्रूण के सांस लेने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, 8 सप्ताह में, 11 सप्ताह, 16 सप्ताह या फिर 24 सप्ताह में। तो फीटस है सांस लेना कब से स्टार्ट कर देता है,
तो ये करता है 11 हफ्ते में ही। कितने 11 हफ्ते या फिर 11 वीक और 11 वीक्स में। नेक्स्ट वन, द हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में न्यूबॉर्न बेबी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है कितना होगा? 10 to 12 ग्राम पर DL, 14 to 60 ग्राम पर DL, 18 to 20 ग्राम पर DL या फिर 20 to 22 ग्राम पर DL कितना रहेगा? तो ये होता है 18 से 20 ग्राम पर DL तक। कितना? 18 to 20 ग्राम पर DL तक। नेक्स्ट इज द एवरेज प्रेशर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज। तो जो एवरेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन UPCHO के पेपर में पूछा गया था, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पर कहा है कि जो प्रेशर की बात की जा रही है, यही प्रेशर हाइपो और हाइपरटोनिसिटी में भी जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं जिसमें सर्विक्स पूरी डायलेट होती है, तो एवरेज प्रेशर कितना होता है? 100 mm ऑफ Hg, 15 mm ऑफ Hg, 20 mm ऑफ Hg या फिर 30 mm ऑफ Hg कितना प्रेशर रहेगा ये? तो होता है 30 mm ऑफ Hg। कितना एवरेज की बात की गई है तो होता है 30 mm ऑफ Hg तक। नेक्स्ट इज लो सेट ईयर आर सीन इन। धीमी श्रवण शक्ति होती है डाउन सिंड्रोम, रीनल डिसऑर्डर, क्वाशियोरकर या फिर मरासमस में। किस में होगी ये? तो होगी डाउन सिंड्रोम वाले में। रीनल, क्वाशियोरकर, मरासमस में कानों सुनने वाली क्षमता का असर नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज मैक्सिमली सीन एट। सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, निरपेक्ष वृद्धि अधिकतर किस आयु वर्ग में देखी जाती है? 0 to 1 year, 1 to 4 year, 5 to 10 year या फिर 14 to 16 year। सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जो किस उम्र में होती है? मैक्सिमल मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट पे तो होती है 14 से 16 साल की उम्र में। किसमें? 14 से 16 साल की उम्र में। नेक्स्ट इज द एवरेज गेन वेट इन फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ पर वीक। एक हफ्ते में पूछा है कि जो शुरू के 3 महीने होते हैं डिलीवरी होने के बाद बच्चे का जो वजन है एवरेज एक हफ्ते में 3 महीने तक कितना, फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ में पर वीक कितना वजन बढ़ेगा? 30 ग्राम, 80 ग्राम, 120 ग्राम या फिर 150 ग्राम। बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है। 3 महीने में पूछा है, 3 महीने में सॉरी पर वीक में कितना बढ़ेगा शुरू के 3 महीने में? तो ये बढ़ता है 150 ग्राम पर वीक तक। कितना बढ़ सकता है? 150 ग्राम पर वीक तक। नेक्स्ट वन, बॉटल फीड बेबीज आर क्या? बॉटल फीड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीड बेबीज टू। तो जो बॉटल फीडिंग, जो बच्चे स्तनपान करने की तुलना में बॉटल से दूध पीते हैं को क्या होने का डर ज़्यादा होता है? कफ, कोल्ड, डायरिया, इम्पेटिको या फिर TB। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है बॉटल फीड और जो यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कंपेयर करें तो होता है डायरिया। क्या होता है? डायरिया। नेक्स्ट इज which of the following characteristics of contraction would the nurse expect to find in a patient experiencing true labor। यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के बारे में पूछा है कि वो क्या होगा? occurring at regular interval, starting mainly in the abdomen, at gradually increasing interval, increasing intensity with walking। पहली चीज जो फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर में आते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या कहा गया है? रेगुलर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। दूसरा कहा है एब्डोमेन, लेकिन नहीं। जो ट्रू लेबर पेन होते हैं हमेशा वो बैक साइड से स्टार्ट होते हैं, ना कि एब्डोमेन से। तीसरा है यहाँ पर इंक्रीज होंगे इंटरवल के साथ में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो लास्ट में कहा है कि जैसे आप वॉक करेंगे तो बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बढ़ते ही जाएंगे, चाहे बैठ लो, उठ लो, खा लो, पी लो, कुछ कर लो। ट्रू लेबर पेन में खाने पीने, बैठने का, चलने का असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होंगे? ग्रेजुअली बढ़ते ही जाएंगे। नेक्स्ट वन, अम्बलाइकल वेन कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंटर्स द फीटस विथ। तो जो अम्बलाइकल वेन सबको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड। तो अम्बलाइकल वेन ब्लड कैरी करती हैं प्लेसेंटा से फीटस के लिए। तो यहाँ पर कितना ब्लड लेके जाएंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 80% सेचुरेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय 25%, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर बोथ A and C। तो अम्बलाइकल वेन के यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये करती हैं 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अम्बलाइकल आर्टरी कैरी करेगी, ना कि वेन कैरी करेगी। नेक्स्ट वन,
द यूजुअल एज ऑफ ऑनसेट ऑफ इन्फेंटाइल वेरी वेरी, तो इन्फेंटाइल वेरी वेरी होने के लिए जो एज है वो क्या होगी, 2 से 3 माह, 6 से 8 माह, 10 से 12 माह या फिर 3 से 6 महीने। तो इन्फेंसी कंसीडर की जाती है 1 साल की उम्र तक की, और ऑप्शन में भी उन्हीं में से दिया हुआ है। तो इन्फेंटाइल वेरी वेरी के लिए जो उम्र है वो कितनी होगी, 2 से 3 महीने की, कितना 2 to 3 मंथ की। नेक्स्ट इज द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, तो ये क्वेश्चन कितने बार आया है, इन्फेंटाइल वेरी वेरी भी आया है, अम्बिलिकल वेन भी आई है आपको। अगला क्वेश्चन है कि जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का विश्व में कब रिपोर्ट किया गया था, 1977, 1978, 1979 या फिर 1982 में। लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था 1977 में सोमालिया में। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, तो कॉप्लिक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, रूबेला, रूबियोला, टाइफाइड या फिर चिकन पॉक्स में। कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं रूबियोला और मीजल्स में। नेक्स्ट वन, द कॉज ऑफ सर्वाइकल डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब है कि जो सर्विक्स की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है, इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माल प्रेजेंटेशन, स्पाज्म ऑफ द सर्विक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी रीजन हो सकते हैं सर्वाइकल डिस्टोनिया के। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉपर नहीं आएंगे तो भी सर्विक्स डायलेट नहीं होगी। यदि माल प्रेजेंटेशन है, बटक्स प्रेजेंटेशन है एज कम्पेयर टू हेड के तो भी नहीं होगा। सर्विक्स क्या है, सिकुड़ी हुई स्पाज्मोडिक है तो भी नहीं होगा। यहाँ पर सर्वाइकल डिस्टोनिया के रीजन सभी होंगे। नेक्स्ट वन, प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, सर्वाइकल कैंसर यदि होता है, ग्रीवा कैंसर होता है तो प्राथमिक विशेषता क्या है, पॉलीयूरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनोरेक्सिया या फिर हेडेक। तो सर्वाइकल कैंसर में जो कॉमन प्राइमरी फीचर होगा वो होगा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इज अ डाउन स्ट्रीम डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डिटर्मिनेंट कौन सा है, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एज या फिर एजुकेशन। डाउन स्ट्रीम डिटर्मिनेंट की बात की जा रही है वो है यहाँ पर आपकी उम्र। क्या है, उम्र। नेक्स्ट वन, इलनेस केयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इलनेस बीमारी में देखभाल किसकी विशेषता है, कम्युनिटी ओरिएंटेड नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव की, किसकी है। तो यहाँ पर इलनेस केयर जो विशेषता है वो कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग की, किसमें आएगी ये आएगी कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग में। नेक्स्ट है, ईच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ, तो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, एक प्रत्येक नगर पालिका निगम में कितनी जनसंख्या होती है, 2 लाख या उससे ज़्यादा, 4 लाख और उससे ज़्यादा, 6 लाख या उससे ज़्यादा या फिर 80,000। यहाँ पर नगर पालिका निगम की बात की जा रही है तो वो होगी 2 लाख और उससे ज़्यादा, कितना, 2 लाख और उससे ज़्यादा। जो 1.5 लाख से कम है, क्या है, जो 80,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में है तो वहाँ पे नगर पालिका होगी, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका निगम की बात की जा रही है तो होगी 2 लाख से ज़्यादा वाली जनता में। नेक्स्ट इज, अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ईच ब्लॉक कंप्राइजेस, कम्युनिटी सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक खंड कितनी जनसंख्या को समावेश करता है, 40,000, 80,000, 70,000 या फिर 1 लाख। कितनी जनता के लिए करेगा एक ब्लॉक है, जो एक खंड है कितनी जनता के लिए होगा, तो ये होता है 40,000 के लिए, कितना, 40,000 के लिए। नेक्स्ट वन, इन 1967 जंगल वाला कमेटी गेव इम्पोर्टेंस टू, जंगल वाला कमेटी आई थी 1968 में, भोर कमेटी है, जंगल वाला है, मुदलियार है, मुखर्जी कमेटी है। यहाँ पर जंगल वाला कमेटी 1967 में आई थी। इन्होंने किस पे फोकस किया था, एजुकेशन ट्रेनिंग पर, रिसर्च पर, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज पर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर। किस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, वो था स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण पर इन्होंने मेनली फोकस किया था। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हेल्प टू चेंज, व्यापक स्वास्थ्य संरक्षण प्रतिक्रियाएं किसमें मदद करती हैं, सोशल, इन्वायरमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलनेस में, इकोनॉमिक, एजुकेशनल वेलबींग में, हेल्थ स्टेटस इन द कम्युनिटी या ऑल ऑफ दी अबव में। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बड़े लेवल पर जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं
ये इन सभी में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आपने सेकेंड ईयर की कम्युनिटी में पढ़ा है, फाइनल ईयर में भी पढ़ा है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं हेल्थ प्रोमोटिव प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, हेल्थ अप्रेजल ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज एंड स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये यहाँ पर आपकी सभी चीज़ें आएंगी। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है आपके लिए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हर साल आपको स्कूल में कुछ ना कुछ कैंप लगाए जाते हैं, तो आपको कोई बीमारी तो नहीं है उसकी स्क्रीनिंग से लेके हर एक चीज़ के लिए किया जाता है। तो क्या है? प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव, अप्रेजल, ट्रीटमेंट, फॉलोअप, रिहेबिलिटेशन, ये सभी सर्विसेज आएंगी किसमें? ऑल ऑफ दी अबव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। नेक्स्ट वन है ESI एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष में आया था? 1947, 1992 में, 1948 या फिर 1950 में? तो कब आया था ये आया था आपका ESI एक्ट है, जो यहाँ पे आपको ESI एक्ट करके पूछते हैं जनरली। तो जो ESI एक्ट आया था आपका 1948 में। नेक्स्ट वन, द टर्म जेरोंटोलॉजी रिफर्स टू। वृद्धावस्था, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया जरा विज्ञान है वृद्धावस्था। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ओल्डर पर्सन, स्टडी ऑफ क्रॉनिक डिसीज इन एल्डरली। तो जेरेंटोलॉजी, लॉजी मतलब कुछ स्टडी की जानी है, और जेरेंटो का मतलब क्या है यहाँ पर? ओल्ड एज। वो एजिंग प्रोसेस एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन ओल्डर पर्सन। नेक्स्ट वन, एंथ्राकोसिस एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। तो एंथ्राकोसिस कौन सी डस्ट इनहेल करने के कारण होता है? तो एंथ्राकोसिस होता है कोल डस्ट के कारण। किसके कारण? कोयले की धूल के कारण। एस्ट्रोसिस होगा एस्ट्रोस डस्ट के कारण। नेक्स्ट इज द वाटर बॉर्न डिसीज डायरिया कॉज्ड बाय। तो डायरिया का पॉजिटिव पूछा है बैक्टीरिया वायरस या फिर बैक्टीरिया वायरस दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? तो जो डायरिया का रीज़न है ये दोनों हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन। ये भी हमारे नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो टेस्ट किया जाता है फ्री और कंबाइंड क्लोरीन के लिए वो होता है ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। कौन सा? ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट, कि पानी में कितनी कंबाइंड और फ्री क्लोरीन है। नेक्स्ट इज द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आया था कि किस जगह का जो एयर क्वालिटी है कैसी है, वो कब आया था? 1990 में, 2000 में, 2010 में या 2015 में? जैसे सबसे ख़राब एयर क्वालिटी बीच में कहाँ की हो गई थी? नोएडा और न्यू दिल्ली की। तो यहाँ पर वही है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लाया था CPCB। तो ये कब लाया था ये प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम लाया गया था 1990 में। कब? 1990 में। नेक्स्ट इज द इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा? आपकी जो लाइफ की क्वालिटी आप कैसे जी रहे हैं, फिजिकल इंडिकेटर से, इकोनॉमिक, सोशल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी इंडिकेटर यूज़ किए जाएंगे आपके। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो सही और महत्वपूर्ण पहलू है क्या है? सुनना मतलब हियरिंग, एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, या फिर सेंडिंग एंड मैसेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का अपने थॉट्स, आइडिया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना। आपसे मैं एक क्लास ले रही हूँ, अब आप यहाँ पर जो आपके आइडिया होंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो भी आपके आइडिया हैं, थॉट है, उनको एक्सचेंज करना। नेक्स्ट इज द विटामिन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ A1। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी पेलाग्रा, नियासिन की कमी से हो गए 4D सिम्टम होंगे डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ। ज़ेरोप्थेल्मिया होगा ए की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से बच्चों में, स्कर्वी सी की कमी से। तो यहाँ पर ए की कमी से, रेटिनॉल की कमी से क्या होगा? ज़ेरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट वन, द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन।
तो इसेंशियल फैटी एसिड है। लिनोलिक किस में रहेगा? सूरजमुखी के तेल में, सोयाबीन तेल में, मछली के तेल में कि वनस्पति घी में, किस में रहेगा? तो यहाँ पर लिनोलिक एसिड मोस्ट ऑफ दी केसेस में यदि आपका आंसर होगा तो होगा फिश ऑयल। नेक्स्ट वन, द परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट हेल्थ स्टेटसेज। मरीज का जो स्थायी रूप से लिखित डेटा है वो क्या है? रिपोर्ट है, रिकॉर्ड है, असाइनमेंट है कि केयर प्लान है? ये कहलाता है क्या? रिकॉर्ड। मरीज का जो लिखा हुआ डेटा है रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि रिपोर्ट ओरल भी हो सकती है लेकिन रिकॉर्ड ओरल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज। तो यहाँ पर आपको, यदि अभी ये पुराना पेपर है तो यहाँ पर आपके उसी तरीके के आंसर जाएंगे। तो उस टाइम पर थे जगत प्रकाश नड्डा और जेपी नड्डा जब ये पेपर आया था, लेकिन अभी रिसेंट में हम बात करें तो यहाँ पर इनकी जगह आपको किसका नाम याद रखना है? मनसुख मांडविया। क्या है? मनसुख। यहाँ पर उतना नहीं लिख पा रहा लैपटॉप में, लेकिन आप याद रखें मनसुख मांडविया। नेक्स्ट वन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड इज डन टू असिस्ट द। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भोजन में किस चीज़ को, खाने पीने की चीज़ों में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटीन लेवल इन ब्लड, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ट्रांस फैटी एसिड या फिर विटामिन, किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, तो किसके लिए? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट इज परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। भ्रम मतलब आपको एक अंदर से लगेगा कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये किस तरीके के सिजोफ्रेनिया में होगा? कैटाटोनिक, हेब्रिफेनिक, पैरानॉइड या फिर रेसिडुअल? किस तरीके के सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा? तो पैरानॉइड में, तो शकीले टाइप की आदत होगी पैरानॉइड वाले में होगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के सिम्टम क्या है? लाइफ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड एफिशिएंट वर्किंग, फिजिकल वीकनेस या फिर लो जजमेंट। तो यहाँ पर मेंटल इलनेस के जो यहाँ पर लक्षण है वो क्या है? वो है लो जजमेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। तो यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पूछी है। लिथियम, इमिप्रामाइन, क्लोरप्रोजिन या फिर एप्टोइन, कौन सी मेडिसिन है? एंटी डिप्रेसेंट, मतलब यदि डिप्रेशन होता है तो उसको ट्रीट करने में यूज़ की जाएगी, वो होती है इमिप्रामाइन। कौन सी है? वो है इमिप्रामाइन। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ मैनिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस सेंस ऑफ हैप्पीनेस। मैनिया की 4 स्टेज होती हैं, यूफोरिया, एलेशन, एक्सटेसी और एक्सल्टेशन। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश रहेगा? यूफोरिया, इलेशन, एक्सटेसी या फिर एक्सल्टेशन, कौन सी स्टेज में मरीज बहुत ज़्यादा खुश होगा? तो होगा यूफोरिया। होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, ये फीचर हैं किसके हैं? होपलेसनेस मतलब निराशा, नाकामी और बेबसी। सिजोफ्रेनिया में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, मैनिया में होंगे कि डेलीरियम में होंगे? तीनों कंडीशन जब आ जाए, मतलब मान लो मरीज है जो अपनी सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है ऐसे केस में, और ये कंडीशन देखने को मिलती है डिप्रेशन में। उसको कुछ आशा ही, जो मैनिया वाले मरीज हैं खुद से अपने आप को हम बहुत रेयर पहुंचाएंगे लेकिन दूसरों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाले खुद को हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ना तो उनको अपने जीवन से कुछ उम्मीद है, ना ही वो अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। तो क्या है? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, तीनों क्लासिकल साइन है किसके? डिप्रेशन वाले मरीज के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थॉट डिसऑर्डर। तो इनमें से थॉट डिसऑर्डर कौन सा है? मैनरिज्म, कंपल्सन, ऑटोमेटिज्म या फिर डिल्यूजन। थॉट डिसऑर्डर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर थॉट डिसऑर्डर है वो डिल्यूजन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी नहीं है? रिग्रेशन है, सब्लिमेशन है, विड्रावल है, प्रोजेक्शन है, लेकिन ऑटिज्म नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन मैन एट अ टाइम। तो ऐसी कौन सी शादी है जिसमें एक वुमेन एक से ज़्यादा पर्सन से शादी करेगी? मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री या फिर ग्रुप मैरिज।
ये शादी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पांडवों वाला, द्रौपदी और पांडवों की शादी। तो यहाँ पर कौन सी मैरिज होगी जिसमें एक वुमेन बहुत सारे एक से ज़्यादा मैन से शादी करेगी, तो ये कहलाती है कौन सी मैरिज? ये कहलाती है पॉलीएंड्री। क्या है? पॉलीएंड्री। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अ पर्सन टू स्टैंड आउट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है? क्या है आपका जो एक से आपकी जो अलग है वो चीज़ क्या है आपके अंदर? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंसी, अटेंशन या फिर हैबिट? तो वो होती है आपकी पर्सनालिटी। क्या है? व्यक्तित्व। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया एंड कैरिंग अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ इज कॉल्ड। तो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन दे दिया आपको, सीधा कम्युनिटी की डेफिनेशन दे दी है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाला मानव आबादी और जो एक सामान्य परस्पर निर्भर जीवन धारण करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समुदाय और कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, द क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन इंक्लूड ऑल। प्रोफेशन के सभी क्राइटेरिया हैं किसी एक को छोड़कर। प्रोफेशन इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग होना चाहिए, प्रोफेशन नो प्लेस फॉर हायर एजुकेशन है, प्रोफेशन शुड बी सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। सभी क्राइटेरिया हैं प्रोफेशन के किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा यहाँ पर प्रोफेशन देयर इज़ नो प्लेस फॉर हायर एजुकेशन है, बिल्कुल रहता है हायर एजुकेशन के लिए आपको। नेक्स्ट, स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1920, 1922 या फिर 1934 में? तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट नर्सेस एसोसिएशन। क्या है? स्टेट नर्सेस एसोसिएशन। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन, दूसरा होता है स्टेट नर्सेस एसोसिएशन। तो स्टेट नर्सेस एसोसिएशन की स्थापना यदि आपको पूछी जाती है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं है। क्या है? स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपको इसकी लॉन्च डेट पूछी गई है, क्या है? लॉन्च डेट पूछी जाती है तो 1947 में आया था। क्या? सॉरी, INC जो TNA आया था उसी के साथ में आया था 1947 और 1949 में पहली बार TNAI को जगह दी गई थी। लेकिन यहाँ पर SNA का है जो कोई भी डेटा नहीं है। तो यदि ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन पूछते तो आप कहते यहाँ पर 1908, ये 9 है। यदि TNAI पूछते तब आप कहते 1908। लेकिन स्टेट नर्सेस एसोसिएशन नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट के लिए अलग है। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेज ऑफ रिसर्च डेटा आर कलेक्टेड। तो कौन सी जो रिसर्च की कौन सी स्टेजेस में आप डेटा कलेक्ट करेंगे? ऑप्शन में है असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या फिर अप्लाइंग रिजल्ट। रिसर्च की स्टेज में बात की जा रही है, आपका नर्सिंग केयर प्लान की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज में। नेक्स्ट वन, एथिकल इशू इन नर्सिंग रिसर्च रिगार्डिंग राइट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर नर्सिंग रिसर्च के जो एथिकल इशू है, जो आपके राइट्स हैं, सब हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, सब्जेक्ट इज फ्री टू रिस्पॉन्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ सब्जेक्ट इन रिसर्च प्रोसेस इज कंपल्सरी, देयर शुड बी गारंटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी आप कहीं का डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए तो इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, फ्री रिस्पॉन्ड करने के लिए रहे जो भी आप जिसका डेटा कलेक्ट कर रहे हों, और उसको आप है जो मजबूर नहीं कर सकते कि आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ही, वो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको आंसरिंग करना चाहता है नहीं, और कॉन्फिडेंशियलिटी की आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आपका नाम पता कहीं भी नहीं लाया जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट करके पूछा है तो क्या है? कंपलसरी वाला। लास्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन सा नहीं? OHP, स्लाइड विथ स्लाइड प्रोजेक्शन, टेलीविज़न या फिर बुलेटिन बोर्ड, कौन सा नहीं है? वो बुलेटिन बोर्ड। प्रोजेक्टेड टीचिंग मेथड में टीवी है, टीवी पे आप कर सकते, OHP कर सकते, स्लाइड प्रेजेंटेशन कर सकते, लेकिन बुलेटिन बोर्ड पे नहीं कर सकते। तो आई होप आपके लिए पेपर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। और आप इस पेपर को एक बार मैच जरूर करना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होके आए हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं।